नमस्कार, हर हर महादेव, वंदे मातरम। आज चर्चा का विषय लेकर हम उपस्थित हैं महाराणा सांगा पर संग्राम को लेकर। जो राज्यसभा में एक समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने ऐसा भद्दा और घृणित कमेंट करके किया है, जिससे सारा हिंदू, सनातन और क्षत्रिय समाज आहत है। सबके मनों में बहुत पीड़ा है, क्योंकि जिन राणा सांगा और अपने पूर्वजों को हम पूजते हैं, उनके ऊपर इस तरह के कटाक्ष करना किसी को बर्दाश्त नहीं हो सकता। हर भारतीय के पूर्वज उनके लिए गौरव का विषय है। छोटी और ओछी राजनीति के लिए जिस तरह से समाजवादी पार्टी, उनके नेता नीचता के निम्नतम स्तर पर आ चुके हैं, वह एक शर्मनाक स्थिति है। हमारे साथ उपस्थित हैं सामाजिक और राजनीतिक विषयों के चिंतक चंद्रशेखर जी, जो इतिहास में भी अपनी दखल रखते हैं। मैं स्वागत करती हूँ चंद्रशेखर जी का, जो हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। मेरा पहला प्रश्न तो यही होगा कि वो हमें बताएं कि राणा सांगा और बाबर का कौन सा जमाना था, बाबर कब आया, कैसे आया, और राणा सांगा ने उनके साथ किस तरह से युद्ध करके अपने देश का गौरव ऊंचा किया। धन्यवाद ज्योति जी। वीर महाराणा सांगा का इतिहास बहुत ही सुनहरे शब्दों में भारत में लिखा गया है। जिस प्रकार का बलिदान, जिस प्रकार की कुर्बानियां उन्होंने, उनके परिवार ने और उनके पूरे राज्यवासियों ने दी, इसके बहुत कम उदाहरण दुनिया में मिलते हैं। महाराणा सांगा महाराज पृथ्वीराज चौहान के बाद दूसरे ऐसे हिंदू सम्राट थे जो हिंदू साम्राज्य को एक बड़े स्तर पर, एक बड़े क्षेत्र में फैला पाए थे, जिसमें आज के पंजाब के कुछ हिस्से से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, गुजरात, मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा, पश्चिमी मध्य प्रदेश का मालवा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा शामिल था। तो एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र में महाराणा सांगा का राज था, और इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए महाराणा सांगा ने लगभग 100 से अधिक युद्ध लड़े थे। हम बात कर रहे हैं लगभग 1500 से लेके 1530 के बीच के आसपास की, क्योंकि 1505 में उनका राज्याभिषेक हुआ था और 1528 में वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इसी बीच का जो लगभग 20 साल का जो समय है, 20-25 साल का समय है, हम इसी समय की बात कर रहे हैं। इसी समय में उन्होंने अधिकांश अपने युद्ध लड़े। और जिस विषय पे आज हम बात कर रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने बोला है, मैं बहुत ही इस उनके वक्तव्य को बहुत ही घृणित और बहुत ही निंदनीय बात उन्होंने बोली है, बहुत ही शर्मनाक बात बोली है। किसी भी भारतीय के लिए इस प्रकार के शब्द बोलना, अपने ही एक भारतीय भाई के लिए, अपने ही पूर्वज के लिए, ये शब्द बहुत ही दिल को आहत करने वाले हैं। इस विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि इतिहास बहुत लंबा है, इसको हम बहुत लंबे वीडियो में बता सकते हैं, लेकिन आज हम क्योंकि टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 1517 के आसपास से बाबर, जो कि उस समय काबुल का शासक था, उसने धीरे धीरे ये प्रयास किया कि वह भारत की ओर अग्रसर हो, क्योंकि भारत में अपनी एक अलग राजनीति चल रही थी। भारत में उस समय दिल्ली और आगरा पे लोधी वंश का शासन था, जो मूलतः अफगान मुस्लिम थे। इब्राहिम लोधी उस समय दिल्ली के शासक थे। इब्राहिम लोधी भी महाराणा सांगा के धुर विरोधी रहे थे, दोनों एक दूसरे के शत्रु थे। महाराणा सांगा लगभग 3 बार
इब्राहिम लोदी को युद्ध में बुरी तरह हरा चुके थे। और इसी प्रकार सांगा ने गुजरात के शासक को भी और मालवा के शासक को भी, दोनों को ही, जो कि मुस्लिम थे दोनों ही, उन दोनों को भी बहुत अच्छे से कई बार हराया था और इस प्रकार एक अपना बड़ा राज बनाया था। सांगा की जो खासियत रही है, महाराणा सांगा की जो खासियत रही, वो ये रही कि उन्होंने उस समय के अधिकांश उत्तर पश्चिमी भारत के, मध्य भारत के जो राजपूत राजवंश थे, उनको एक करने का काम किया और इसी वजह से शायद वे दिल्ली को और आगरा को हिला पाए। अब बात जो रामजी लाल सुमन ने बोली कि महाराणा सांगा ने बाबर को बुलाया, इस बात को लेके इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। इस पे कोई क्लियर फैक्ट ऐसा नहीं है कि बाबर ने ही बुलाया। दरअसल बात यह है कि बाबरनामा, जो एक किताब लिखी गई बाबर के द्वारा, तुर्की में इसको तुज़ूक-ए बाबुरी कहते हैं। इस किताब में एक जगह एक लाइन आती है जहां पे बाबर कहता है कि सांगा ने उनके पास किसी को भेजा ये कहने के लिए कि आप उत्तर से चल के आगरा की तरफ आइए, दिल्ली की तरफ आइए और मैं नीचे दक्षिण में राजस्थान की तरफ से चल के दिल्ली की तरफ पहुंचता हूं। जबकि इसमें हमें भारत के जो इतिहासकारों ने बात बताई है, हमें जो इस समय राजपूती इतिहास मिलता है, राजस्थान का इतिहास मिलता है, वो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि इसका विपरीत था। मतलब कि राणा सांगा ने ना बुलाकर बाबर ने ही राणा सांगा को पत्र लिखा और बोला कि मैं इधर आना चाहता हूं, मैं इब्राहिम लोधी को हराकर आपकी मदद करना चाहता हूं, ऐसा बोला बाबर ने। इस बात के लिए कई कई पुस्तकों में इसका वर्णन आपको मिलेगा उस समय की। इसके साथ साथ अगर आप टेक्निकल दृष्टि से भी देखें तो राणा सांगा पहले से ही इब्राहिम लोदी को काफी अच्छे से परास्त कर चुके थे। उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो एक और विदेशी आक्रांता को भारत में बुला लें। तो इसमें प्रैक्टिकल कंडीशन ये है कि बाहर से आपको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो खुद एक बहुत स्ट्रांग राजा थे। पूरे देश में, उत्तर भारत में उनका एक प्रभुत्व था और इब्राहिम लोदी खुद अपने आप ही एक नीचे की ओर उनका जो राज्य था वो बिखर रहा था। उसके हाथ से सत्ता जा रही थी दिल्ली और आगरा की। तो ऐसे में बाहर से बुलाने की कोई आवश्यकता थी, ऐसा कोई प्रतीत नहीं होता है कहीं से भी। इतिहास के किसी भी पन्ने को आप पलट के देखें तो कहीं से भी ये नहीं हमें मिलता कि उनको कोई आवश्यकता थी उसको बुलाने की। तो ये कहना बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल झूठ है कि बाबर को बुलाने में राणा सांगा का हाथ था, बल्कि इसका उल्टी बात है कि बाबर खुद यहां आना चाहता था। दूसरी ओर अगर हम और इसमें इतिहास को देखें तो बाबर की जो खुद की मुसीबतें थीं उत्तर पश्चिम भारत में, काबुल में, अफगानिस्तान की तरफ, वो खुद बहुत मुश्किलों में था कि लगातार मंगोलों के आक्रमण जो थे उसको उसे झेलना पड़ रहा था। वहां की खुद की जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसकी वजह से बाबर को धीरे धीरे दक्षिण में पंजाब की ओर धकेला जा रहा था। प्लस इसमें सबसे जो बड़ी बात जो निकल के सामने आती है वो ये है कि दौलत खान लोधी और उसके बेटे दिलावर खान लोधी और जो उस समय वहां का गवर्नर था, दौलत खान पंजाब का गवर्नर था, सूबेदार था, और उसे इब्राहिम लोधी जो दिल्ली के शासक थे उन्होंने ही वहां का सूबेदार बनाया था। और दौलत खान लोधी के दादा और पिता दोनों का ही लोधी डायनेस्टी के प्रति एक विद्रोह करने का इतिहास रहा है। यानी ये खानदानी विद्रोह करते रहे हैं लोधी राजाओं के प्रति, लोधी शासकों के प्रति, चाहे वो बहलोल लोधी हो, चाहे सिकंदर लोधी हो और चाहे उनके बेटे इब्राहिम लोधी हो। तो पूरे लोधी डायनेस्टी जो दिल्ली में थी, इसका विरोध लगातार लोधियों के ही खानदान में होता रहा था। ठीक है? तो ये बहुत एक प्रैक्टिकल बात आपको नजर आती है कि दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया काबुल से कि आप आइए और मुझे दिल्ली का शासक बनाइए। राणा सांगा को आवश्यकता नहीं थी किसी अन्य बाहर की मदद की, जबकि दौलत खान लोधी को बिल्कुल आवश्यकता थी बाहर की मदद की, और ये हमें इतिहास में भी दिखता है। इसके साथ-साथ इब्राहिम लोधी का खुद का मामा जो पंजाब में बैठा हुआ था, आलम खान लोधी, वो खुद चाहता था कि इब्राहिम लोधी हट जाए और उसकी जगह दौलत खान या आलम खान खुद वहां के शासक बन जाएं दिल्ली के।
तो ये जो उनकी आपसी लड़ाई थी, इस लड़ाई का फायदा बाबर ने उठाया। बाबर पंजाब से होता हुआ दिल्ली आया। उससे पहले उसने 1526 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी इब्राहिम खान लोदी के खिलाफ, और जिसमें इब्राहिम लोदी की बड़ी करारी हार हुई थी। और आपको बता दूं मैं कि बाबर अपने आप को चंगेज खान और तैमूर लंग, जो दोनों ही दुनिया के बड़े, दोनों क्रूर शासकों में से एक थे, उनका अपने आप को वारिस बताता है, उनका अपने आप को वंशज बताता था। उन्हीं की तरह बाबर ने भी अफगानिस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, उसके बाद जब वो उस समय पाकिस्तान नहीं था, पंजाब में, उस समय पंजाब में जब उसने आक्रमण किया वहां पर, और जब वो पानीपत का युद्ध जीता वहां पर भी उसने इंसानी खोपड़ियों की, यानी इंसानी सिरों का, जो भी वहां पे सैनिक शहीद होते थे उनके सिर काट के कई मंजिल ऊंचा एक, मान लीजिए कि एक ऊंचा पिरामिड नुमा एक शेप बनाई जाती थी, कई मंजिल ऊंची। और उसके, ये दिखाने के लिए कि देखिए हमने कितनी क्रूरता के साथ आपके देश के सैनिकों को मारा है, क्योंकि सैनिक के ऊपर जनता विश्वास करती है, वो वहां का रक्षक होता है। तो यदि रक्षक को आप ये हश्र कर सकते हो तो आपका हश्र हम और खराब करेंगे। ये क्रूरता दर्शाने के लिए बाबर ने पंजाब में भी किया, और यही काम उसने कुरुक्षेत्र में किया, माफ कीजिए पानीपत में किया। और बाद में जब वो खानवा का युद्ध जब जीता, आगरा के पास खानवा था 1527 में, जब उसने राणा सांगा को हराया, उसके बाद भी उसने यही सेम काम किया, बिल्कुल यही काम किया, कि उसने एक बहुत ऊंची पिरामिड नुमा एक शेप बनाई जो कि इंसानी सिरों की थी। ऐसे विदेशी क्रूर शासकों को, ऐसे आक्रांताओं को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि ये भारत के राजा थे? हम कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने भारत के लोगों के लिए कोई गौरव का काम किया? ये तो भारत के दुश्मन थे। और इनकी जो आने वाली पीढ़ियां थी, चाहे वो हुमायूं हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो शाहजहां हो, और बाद में चाहे उसका बेटा औरंगजेब हो, सभी का इतिहास अगर यदि आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं पे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो क्रूरता है, जो उनकी नीयत है, वो आपको बराबर वैसी ही मिलेगी। आपने सही कहा। मुझे लगता है कि ऐसे विवाद जो अक्सर उठाए जाते हैं, चाहे पक्ष से हो या विपक्ष, अक्सर जो गलत विवाद बनाए जाते हैं, वो विपक्षी पार्टियों द्वारा ही उठाए जाते हैं मुद्दे। तो मुझे लगता है कि ये सब किसी विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिए या राजनैतिक लाभ लेने के लिए ही किए जाते हैं। आपका इसमें क्या मानना है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये जो बयान दिया गया था समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा, ये बिल्कुल अपने वोट बैंक को साधने के लिए किया गया है। शायद ऐसा प्रतीत होता है। 2027 में यूपी में असेंबली का इलेक्शन है, उसकी तैयारी ये लोग इसी प्रकार से करते हैं। हर बार ऐसा ही होता है कि इनका जो एक खास विशेष वर्ग है, शांतिप्रिय समुदाय, उसका तुष्टीकरण में ये लोग लगे रहते हैं। कैसे ना कैसे करके इनकी वोट हमें प्राप्त होनी है, इनकी वोट हमें चाहिए। आपको बता दूं, बाबर ने जो 1527 का युद्ध महाराणा सांगा के विरोध में लड़ा था, खानवा का, जब बाबर सब कुछ करके हार गया, उसे दिखा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने अंत में बोला कि ये जिहाद होगा। उसने बोला कि ये जिहाद है, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे आपको लड़ना होगा। सैनिकों को किताब की कसम खिलवाई गई कि आपको लड़ने के लिए किताब की कसम खानी होगी। आपको शराब जो है उसको फेंक दिया गया, शराब ना खाने की कसम दिलाई गई। तो जो भी जिहाद के नियम कायदे थे, वो सभी कायदे कानून पूरे करा के उसके बाद उनको युद्ध में उतारा गया। हुँ। तो वही सेम चीज आज है कि आप जब तक धर्म का एंगल नहीं डालोगे, तब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसी जो एक आक्रांत करने वाली जो मानसिकता है, ये समाजवादी पार्टी की साफ रूप से नजर आ रही है कि आप लोगों को उकसाओ, उन्हें भड़काओ और उन्हें बताओ। उस जमाने में युद्ध हुआ करते थे, परंतु जैसा मोदी जी ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। आज कहाँ है युद्ध? आज हम युद्ध करते हैं अपने वोट के द्वारा। वोट की चोट के द्वारा हम ऐसे जो अ, विदेशी आक्रांताओं के पूजन करने वाले लोग हैं, इनको हरा सकते हैं।
और ये बात ये लोग जानते हैं। ये जानते हैं कि वोट के द्वारा जनता हमें हरा देगी, तो हम जनता को गुमराह कर दें। आपने देखा कैसे सीएए का आंदोलन हुआ, किस प्रकार से उसको बढ़ा-चढ़ा के उनको बेवकूफ बनाया गया जनता को। किस प्रकार से जो आपका किसान आंदोलन हुआ, उसमें किस प्रकार से सही प्रकार से कानूनों की जानकारी नहीं दी गई और फिर से वहां पे किसानों को बेवकूफ बनाया गया। तो आप यदि किसी को सही बात नहीं बता सकते, तो उसे कन्फ्यूज कर दो, उसे गुमराह कर दो। ये ज्यादा आसान तरीका होता है बहुत सारे राजनीतिक दलों के लिए, जिसमें कि जिस प्रकार से रामलाल सुमन ने ये बात करी है, बिल्कुल मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए, किस प्रकार हमारे देश के लोग एक हुए बाबर को हराने के लिए, परंतु कुछ गद्दार जो थे, असली गद्दार वो थे जिन्होंने बाबर की मदद करी। गद्दार वो नहीं थे जो अपने देश के लिए लड़े और अपने परिवार समेत वीरगति को प्राप्त हुए। गद्दार वो थे जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को बुलाया, जिन्होंने उनकी मदद करी। यदि मैं आपको बताऊं, मेवात के जो उस समय के शासक थे, हसन खान मेवाती, उन्होंने महाराणा सांगा की पूरी मदद करी थी और इस बात की राणा सांगा ने सार्वजनिक रूप से तारीफ भी करी थी कि हसन खान मेवाती ने लगभग 30,000 लड़ाके जो मेवात के थे, उनको उन्होंने लड़ाया। तो भारत के जो लोग हैं, यदि वो भारत की इज्जत करेंगे, तो उसमें देश का गौरव बना रहता है। लेकिन यदि हम लोग अपने ही इतिहास पे प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, अपने ही इतिहास को धिक्कारेंगे, सिर्फ चंद वोटों के लिए, तो कल किस प्रकार से जनता आपको हटाएगी, ऐसा शायद समाजवादी पार्टी जान चुकी है। पहले ही उनकी दुर्गति हो चुकी है और आगे के नहीं, चुनाव में आप सबसे देखेंगे। सबसे बड़ी जो दुखद स्थिति वो ये है कि जो देश की सबसे बड़ा मंदिर है और उसमें भी जो राज्यसभा है, उसके सांसद अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो पहले ये जानना आवश्यक है कि उनकी शिक्षा कितनी है, कितने शिक्षित हैं और किस तरह के लोगों को राज्यसभा में सांसद बनाकर पार्टियां भेजती हैं, जिन पर ना तो भाषा का लगाम है और ना उनके पास कोई बुद्धि विवेक है, ना उन्हें शर्म है कि वो किसी भी समाज के लिए किस तरह से गलत बोल सकते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, ऊपर से बहुत सारे समाज को आहत भी कर रहे हैं। इसमें मैं अधिक नहीं कहना चाहती, कहने को बहुत कुछ है कि अगर यही बात किसी विशेष समुदाय या दलित समाज के लिए भी कह दी गई होती, तो आज सारी ही पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने पूरे देश में अराजकता का माहौल फैला दिया होता। ये बात है कि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू शांत रहता है और बहुत सारे खून के घूंट शिव की तरह अपने कंठ में बसा के रखता है। अ, मैं चंद्रशेखर जी बस आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगी इस पर कि आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। राणा सांगा के विषय में लोगों ने बहुत अच्छा जाना और उन लोगों को भी बेनकाब किया इस चर्चा में, जो अपनी निर्बुद्धि से देश को गुमराह करते हैं और उस हिंदू दलित वर्ग को भी भ्रमित करते हैं, जिनको ये बताते हैं कि इतिहास क्या था। वो इतिहास आज सब बच्चों को, मुझे लगता है, युवाओं को पढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों की बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप इसमें अपना बिल्कुल क्लोजिंग आपने रिमार्क दें। बिल्कुल ज्योति जी, आपने बिल्कुल सही बताया कि ये किसी एक समाज का, जब कोई राजा होता है तो वो किसी एक समाज का नहीं होता, वो पूरे देश का राजा होता है ना? तो उस समय जब आप सोचिए, स्थिति सोचिए कि जब महाराणा सांगा उस युद्ध से हटे, उनको अ, उनको घाव लग गया था, उसके बाद वो वहाँ से हटाए गए और उनके हटाने के बाद जो सेना में अफरा-तफरी हुई, उसके बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं कभी भी मेवाड़ में तब तक नहीं कदम रखूँगा जब तक मैं बाबर को नहीं हरा देता। और उन्होंने ये भी प्रण लिया कि मैं कभी जो राजा की पगड़ी होती है वो नहीं धारण करूँगा। उन्होंने एक साधारण वस्त्र से अपने सिर को ढका, एक साफ़े के रूप में। तो और उसके बाद बहुत सारे जो असली गद्दार थे, उन्होंने ही महाराणा को विष दे दिया। विष देके वो वीरगति को प्राप्त हुए। और
ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वो तारीख थी 30 जनवरी 1528। तो 30 जनवरी को हमें गांधी जी को हम याद करते हैं। उसके साथ-साथ मैं ज़रूर सबसे ये निवेदन करूँगा कि महाराणा सांगा, जिनके बाद से ही मुगलों की ये हिम्मत हो सकी कि वो भारत में अपने कदम पसार सकें। यदि वो होते, तो इतिहास शायद कुछ और होता और शायद आज उनको जो लोग ये अभद्र शब्दों से बोल रहे हैं, शायद ऐसे लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती कि इस प्रकार से कोई बात बोल सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी। इसी के साथ हम सबको विदा दीजिए। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।